हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने समास के विषय में पढ़ाया था। आप सभी लोग पढ़े थे समास के विषय में, और समास पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। तो आज हम एक नया टॉपिक चूज करके लाए हैं जो हाई स्कूल, इंटर और किसी भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे हाई स्कूल की परीक्षा हो, चाहे इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, और चाहे फिर कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आज हम टॉपिक लाए हैं अलंकार। क्या लाए हैं? अलंकार। तो आज हम सभी लोग अलंकार के बारे में जानेंगे कि वास्तव में अलंकार होता क्या है। होता क्या है कि जैसे दिखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब होता है कोई कविता की पंक्ति आ जाती है तो उसमें हमें समस्या होती है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है, तो होता है, मान लीजिए पूछ लिया तो पंक्ति दे देगा, कविता की पंक्तियां दे देंगी और दे देगा। उसके बाद प्रश्न में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो कहने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होती है जब हमें पहचानना होता है कि अलंकार के भेद जब पहचानने के लिए आता है। मान लीजिए परिभाषा आता है तो परिभाषा तो लिखा जा सकता है, लेकिन अगर बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो वहां समस्या होने लगती है। तो चलिए हम धीरे धीरे करके और हम समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग उबिएगा नहीं। हम एक लेक्चर पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद हम मतलब धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे। थोड़ा सा क्या है कि जैसे अगर जल्दबाजी जब ज्यादा कर दे तो समस्या हो जाती है, तो मतलब समझ में उतना अच्छा आता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि मतलब जल्दबाजी में किया गया काम अच्छा नहीं होता है। तो हम थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। और मान लीजिए कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। हम तो देख रहे हैं आप कमेंट भी नहीं करते रहते हैं, करते ही नहीं, कमेंट ही नहीं करते हैं। कम से कम बताया कीजिए कि जो अच्छाइयाँ हैं या बुराइयाँ हैं, जो भी मान लीजिए कोई दिक्कतें हैं तो हम मतलब उस समस्या का समाधान करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। तो जरूर बताइएगा। तो पहले हम देखते हैं आज अलंकार। तो अलंकार होता क्या है? तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार। दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? अलम धनकार। अभी देखिए ये यूपी टेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है कि अलंकार का संधि विच्छेद पूछा था, तो इसका अलंकार होता है अलम धनकार। तो हमने परिभाषा क्या लिखा कि वे तत्व जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। वे तत्व जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो तत्व कौन से होते हैं? तो दूसरी परिभाषा हमने लिखा कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए क्या होता है, हम किसी पार्टी में जाते हैं तो इतना फिट होकर के जाते हैं, पहन ओढ़ के जाते हैं, अच्छे तरह से तैयार होकर के जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी सुंदरता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि हम हैंडसम नजर आए। ठीक उसी प्रकार से अगर बाय द वे काव्य की सुंदरता को हमें बढ़ाना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी तरीके, विशिष्ट तरीके का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि काव्य को पढ़ने में अच्छा लगे, सुंदर लगे, यानी काव्य की सुंदरता बढ़ाई जा सके। तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे आप यहीं देख लीजिए, हमने एक एग्जांपल लिखा है कि ब्रज में, बीचिन में, बेलिन में, नवेलिन में, बनन में, बागन में, बगरों में बसंत है। अब यहां देख रहे हैं कि बा वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है। बा वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है। अब यहां देखिए, एक तो आवृत्ति हुई, दूसरा नंबर शब्द भी विशिष्ट प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। अब ये बोलने में अच्छा लग रहा है और सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो क्या है इसकी पंक्तियां कि ब्रज में, बीचिन में, वेलिन में, नवेलिन में, बनन में, बागन में, बगरों में बसंत है। अब क्या हुआ? ये काव्य की सुंदरता किस प्रकार बढ़ाई गई? शब्दों के विशिष्ट प्रयोग के माध्यम से, ताकि काव्य की सुंदरता को क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके। तो वे शब्द जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। भाई, जिसे हम अपनी शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शब्दों का, विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब आइए देखते हैं अलंकार के भेद, कि अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के भेद तो
कौन कौन से भेद होते हैं? ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन सा? शब्दालंकार। और दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब वैसे अगर कंपटीशन की बात की जाए तो बहुत ज्यादा है, तमाम प्रकार के अलंकार आ जाएंगे। लेकिन आप लोगों के सिलेबस की अगर हम चर्चा करें तो थोड़ा हमें क्या करना, थोड़े से पढ़ना है। जैसे अनुप्रास अलंकार हुआ, यमक अलंकार हुआ, श्लेष अलंकार हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार हुआ, ये सारे अलंकार हमको पढ़ने हैं, और भी थोड़े हैं। तो शब्दालंकार क्या होता है? जब शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार। और जब अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है तो क्या होता है? अर्थालंकार। बात समझ में आ रहा ना? जैसे क्या होता है, जब अर्थों के माध्यम से सुंदरता बढ़ाई जाती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले परिभाषा लिखा था कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। लेकिन जब शब्द अलग अलग होते हैं तो अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। तो कभी अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है तो कभी शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाती है। तो जब शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार? शब्दालंकार। और जब अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है। तो यहां लिख लेते हैं, जब शब्दों के माध्यम से, जब शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता, काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाती है, तो इसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार कहते हैं। पहला विषय। दूसरा, जब अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से, माध्यम से काव्य की सुंदरता, काव्य की सुंदरता बढ़ती है, बढ़ती है, तो इसे हम, तो इसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार कहते हैं। जब शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है तो इसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार। और जब अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ती है तो इसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार। सीधा सा समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम शब्दालंकार पढ़ते हैं कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद, तो कौन कौन से भेद होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। दूसरा होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार। और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। श्लेष, ये तीन होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। एक होता है पुनरुक्ति अलंकार और एक होता है वक्रोक्ति अलंकार, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है।
आपको पढ़ना है सिर्फ 3 अलंकार, एक होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा पढ़ना है श्लेष अलंकार। तो चलिए हम एक एक करके सबको नोट करवाते हैं। नोट कर लीजिए, तो देखते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अब ये अनुप्रास अलंकार क्या होता है ये हम जानते हैं। अनुप्रास अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनुधन प्राश, अनुधन प्राश, अनुधन प्राश। अनु का अर्थ है, अनु का अर्थ है पीछे पीछे, पीछे पीछे या बाद में, तथा प्रास का अर्थ है, प्राश का अर्थ है बार बार आना, बार बार आना। बार बार आना। अनु का अर्थ है पीछे पीछे या बाद में, तथा प्रास का अर्थ होता है बार बार आना। अब क्या बार बार आना, तो लिखिए जब किसी व्यंजन वर्ण की किसी काव्य की पंक्ति में, किसी काव्य की पंक्ति में, किसी काव्य की पंक्ति में बार बार आवृत्ति हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है, अलंकार होता है, होता है। जैसे लिख लीजिए, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही हैं, खेल रही हैं जलथल में, जलथल में। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब यहां देख लीजिए, हमने परिभाषा क्या लिखवाया। सबसे पहले हमने पढ़ाया अलंकार। तो अलंकार में हमने बताया कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के 2 भेद हमने बताया, एक बताया शब्दालंकार और दूसरा बताया है अर्थालंकार।
जब शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है तो वहां पर शब्दालंकार होता है, जब अर्थों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। और शब्दालंकार का हमने भेद बताया कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये तीन आपको पढ़ने हैं। वैसे दो और हैं, वक्रोक्ति है और एक है पुनरुक्ति अलंकार। क्या होता है, एक होता है वक्रोक्ति और दूसरा होता है पुनरुक्ति अलंकार। दो और होते हैं शब्दालंकार में, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ तीन ही है तो आपको तीन ही पढ़ना है, क्योंकि फालतू पढ़ने से कोई मतलब नहीं। एग्जाम में जितना आना है बस उतना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ाना शुरू किया है अनुप्रास अलंकार। तो हमने बताया कि अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना, अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा शब्द है, एक है अनु और दूसरा है प्रास। क्या है, एक होता है अनु और दूसरा होता है प्रास। तो अनु का अर्थ क्या होता है, अनु का अर्थ है पीछे पीछे या बाद में, तथा प्रास का अर्थ होता है बार बार आना। तो क्या बार बार आना, पीछे पीछे या बार बार क्या क्या आना। तो जब किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, मतलब एक ही व्यंजन वर्ण बार बार आया हो, पीछे पीछे आता रहे, तो वहां पर तुरंत समझ जाइए। और ध्यान रखिएगा, व्यंजन वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण कभी नहीं आएगा। तो जब एक ही व्यंजन वर्ण बार बार आए किसी काव्य की पंक्ति में, किसी कविता की पंक्ति में, तो यहां तुरंत समझ जाइएगा कि उसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। जैसे यही देख लीजिए, यहां देखिए चा यहां भी आया है, चा यहां आया है, चा यहां आया है, तो इसका मतलब चा की आवृत्ति हुई है। देखिए चा की आवृत्ति हुई है, और चा क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन। बात समझ में आ रहा है ना। तो जब चा, देखिए एक भी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो जब एक ही व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और हम दे करके बता रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल और हम दे रहे हैं, एक एग्जांपल और लिख लीजिए। जैसे लिख लीजिए, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रूढ़ परिवारु। दूसरा लिख लीजिए, दूसरा हम बोल रहे हैं। एक लिख लीजिए, जननी तू जननी भई, विधिसन कछु न वसाय। जननी तू जननी तू जननी भई, जननी तू जननी भई, जननी तू जननी भई, विधिसन कछु न बसाए। विधिसन कछु न बसाए, न बसाए, बसाए। देख लीजिए से, देखिए जा वर्ड आया है, जा वर्ड आया है, जा वर्ड की आवृत्ति हुई है, और जा क्या है, व्यंजन है। तो जब एक ही व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास अलंकार। जैसा कि मैंने बताया कि अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है, अनुधन प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार, या सॉरी, अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे या बाद में, और प्रास का अर्थ होता है आना। तो क्या बार बार आना, जब कोई व्यंजन वर्ण किसी काव्य की पंक्ति में बार बार आए तो वहां पर क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे यही देख लीजिए, हमने बताया चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, चा वर्ण बार बार आया है, और यहाँ लिखा है जननी तू जननी भई, विधिसन कछु न समाए, तो यहाँ कछु न बसाए। तो यहाँ देख लीजिए जा वर्ण बार बार आया है, देखिए दो बार आया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और अगर लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, तमाम काव्य की पंक्तियां हैं। क्या है कि अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। आप देखिए पंक्तियां हैं, आप पढ़ेंगे तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन थोड़ा क्या है, समय कम है, इस वजह से बताना ज्यादा है। तो आपसे यही विनती करते हैं कि आप पूरे क्लास को पढ़िए, और आप अच्छे से पढ़िए, और जो भी समझ में नहीं आता वो हमको बताते रहिएगा। और आज हम अपनी वाणी को ही विराम देते, थोड़ा जल्दी है, और हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो है, अगला जो है अलंकार लेकर के आएंगे। धन्यवाद।